तो देखो, ये अवकलन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं? फलन। फलन सीखते हैं, फिर फलन का डोमेन और रेंज सीखते हैं, फिर उसके बाद आता है सीमा, फिर आता है सततता, और फिर आता है अवकलन और अवकलनीयता। भाई सीमा निकालने जब आप फलन पढ़ लेते हैं तो फिर x के किसी मान के लिए जब फलन का मान अपरिभाषित होता है तब हमको फलन की सीमा निकालने की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम लोग फलन की सीमा निकालना सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर ये देखते हैं कि भैया हमारा फलन किस किस पॉइंट पर टूटा हुआ है। जिस पॉइंट पर टूटा होता है उस पर हम लोग कहते हैं कि फलन जो है असतत है। भाई आपने फलन का ग्राफ बनाया, ग्राफ जहाँ जहाँ टूट गया कहते हैं कि इन बिंदुओं पर ये क्या है? असतत है। इसके बाद अब जो चर्चा होती है, देखिए अगर बिना सीमा जाने और बिना फलनों का सीमा निकाले आप सोचेंगे कि हम अवकलन कर सकते हैं, अवकलन को अच्छे से सीख सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। आप केवल वो फार्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन आप लगा पाओगे। ठीक है, अवकलन क्या होता है उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। कुछ चीज़ें जो आप पहले से जानते हैं बस उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे आप जानते हो, आपसे पूछा जाए कि भाई त्वरण क्या होता है, तो आप कहेंगे वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं ना। उसी तरह से आपसे पूछा जाए भाई वेग क्या होता है, तो आप कहेंगे किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है उसे हम लोग उसका वेग कहते हैं। चाल पूछा जाए तो 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप चाल निकाल रहे हो, विस्थापन निकाल रहे हो या फिर त्वरण निकाल रहे हो, तो समय के सापेक्ष दूरी का जो है आप परिवर्तन की दर निकाल रहे हो, समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन का दर निकाल रहे हो, समय के साथ ये वेग के परिवर्तन की दर निकाल रहे हो, तो त्वरण मिल रहा है ना। तो अवकलन भी क्या है, इसमें भी एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरे भौतिक राशि के परिवर्तन की दर निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरे भौतिक राशि के परिवर्तन की दर। ठीक, तो जब भी आपसे अवकलन के बारे में पूछा जाए तो अब देखिए आप कैसे जवाब देंगे। मान लीजिए मेरे पास एक फलन है y=fx। फलन क्या है? मतलब x यहाँ पर स्वतंत्र चर है और y यहाँ पर क्या है? परतंत्र चर है। x के मान में मान लीजिए आपने परिवर्तन किया x + Δx और y के मान में परिवर्तन हुआ Δy। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि x का मान आप बढ़ा रहे हैं तो y का मान भी बढ़े। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर आप y sin x लेते हो और y cos x लेते हो, तो यहाँ पर अगर आप x का मान बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि साइन में जैसे जैसे कोण बढ़ता है साइन का मान भी बढ़ता है। और यहाँ पर जब आप आओगे कॉस में, आप जानते हो कि जैसे जैसे कोण बढ़ता है कॉस का मान घटता है। तो इसीलिए आप देखोगे साइन x का जब आप अवकल गुणांक निकालते हो तो प्लस में आता है और इसका निकालते हो तो वो इसी वजह से, क्योंकि x के परिवर्तन से यहाँ y, मतलब x बढ़ाते हैं तो y घटता है, x घटाते हैं तो y, और साइन वाला प्लस में क्यों आता है? क्योंकि x का मान बढ़ता है तो y भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना, ये जो परिवर्तन हम दिखा रहे हैं। तो हमने मान लीजिए x के मान में परिवर्तन Δx किया तो y के मान में परिवर्तन कितना हो गया? Δy हो गया। तो अब अगर हम आपसे पूछें यार ये बताओ कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर क्या है, तो आप यही कहोगे ना कि भैया जब हम x के मान में परिवर्तन Δx किए तो y के मान में परिवर्तन, तो इसके सापेक्ष इसके परिवर्तन की दर क्या होगी? Δy/, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। तो x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर हो गई Δy/, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हम आपसे ये कहने जा रहे हैं कि यार हम ऐसा है कि x के मान को अब धीरे धीरे शून्य की ओर ले जाएंगे। मतलब हमने ये किया कि Δx का मान टेंड्स टू 0 कर दिया, इतना छोटा कि मानो शून्य के नज़दीक पहुंच गया।
तो जब आप देखो, जब आपने x के मान में परिवर्तन डेल्टा x किया था तो y के मान में परिवर्तन डेल्टा y हुआ था। तो जब डेल्टा x शून्य की ओर जाएगा तो निश्चित तौर पे डेल्टा y भी, तो इस केस में डेल्टा y भी शून्य की ओर जाएगा। अब जब अंश जीरो की ओर जाएगा और हर भी जीरो की ओर जाएगा तो इसका भागफल एक निश्चित मान की ओर जाएगा। अब देखिए, अभी हम सीधे आपको बोले तो बहुत लोग सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं। अब पिछले क्लास की कहानी याद कराएंगे तो तुरंत आपको याद आ जाएगा। आप याद करो, जब हम लोग ये लिख रहे थे लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, आप इसमें x का मान 3 रख देते तो 0/0 आता। तो आप यही कहोगे ना कि भैया x का मान 3 की ओर जाएगा तो इसका अंश 0 की ओर जाएगा और इसका हर भी 0 की ओर जाएगा। लेकिन आप याद करिए, ये जो भागफल है वो किसकी तरफ जाता है? याद आ गया कहानी? इसी तरह से याद करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। यहाँ देखिए x का मान 0 की ओर जाएगा तो ये अंश 0 की तरफ जाएगा, हर भी 0 की तरफ जाएगा, लेकिन ये भागफल जो है वो किधर जाएगा? 1 की ओर। कहानी समझ में आई? तो यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जब ये हर 0 की तरफ जाएगा और ये अंश 0 की तरफ जाएगा तो ये भागफल एक निश्चित मान की ओर जाएगा। समझ गया? तो उस केस में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना। ये मान जिस निश्चित मान की ओर जाता है इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं d dx ऑफ y। क्या लिखते हैं? इसको देखिए, पढ़ने का सही तरीका ये होता है d dx ऑफ y। ठीक। अब ये इतनी बड़ी चीज़ को ये छोटे में दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ये जो d dx है इसको पढ़ा जाता है x के सापेक्ष अवकल गुणांक। क्या पढ़ा जाता है? किसका? y का। x के सापेक्ष अवकल गुणांक y का, इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसको जो है आप जल्दी जल्दी में आप लोग ये भी लिख देते हो, लेकिन जब भी आप ऐसे लिखेंगे ना तो आप वो नहीं पढ़ेंगे जो इसका असली नाम था। d dx ऑफ y कभी नहीं पढ़ पाएंगे। जब भी ऐसे आप लिखेंगे तो आप पढ़ेंगे dy बाई dx, और जब भी dy बाई dx लिखेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि भैया dy में dx का भाग है। रियल में देखिए भाग यहाँ पर है, डेल्टा y बाई डेल्टा x। ये तो भैया इसको शॉर्टकट में प्रदर्शित करने का ये तरीका है। इसी को हम लोग जो है y डैश भी लिखते हैं, इसी को हम लोग f डैश x भी लिखते हैं। ये सारे सिंबल इसी के हैं। ठीक है। तो अवकलन के जरिए, अब देखिए ये क्या हुआ कहानी, आपसे पूछा जाए अवकलन क्या होता है तो आप बोलेंगे, अब देखिए ध्यान से सुनिए, कि यदि y बराबर fx एक फलन है, यदि y बराबर, तो x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर जब हम उस स्थिति में निकालते हैं जब डेल्टा x का मान, मतलब जब x के मान में परिवर्तन अनंत सूक्ष्म हो, है ना, तो इसे हम लोग x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक कहते हैं। और जिस विधि के द्वारा, जिस किसी फलन का हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं उस विधि को कहते हैं अवकलन। मतलब जिस विधि द्वारा किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता है उस विधि को कहते हैं अवकलन ना। आपसे पूछा जाए अवकलन के जरिए क्या निकाला जाता है तो आप कहेंगे एक भौतिक राशि के सापेक्ष दूसरे भौतिक राशि के परिवर्तन की दर किसी बिंदु पर, जिसको कि फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं तात्कालिक मान। कुछ याद आ रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जब लिखते थे डेल्टा y बाई डेल्टा x तो इसको बोलते थे औसत मान। और जैसे ही हम ये लिमिट लगा देते थे
तो फिर इसको बोलते थे तात्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। समझ में आ रही बात? तो अवकलन क्या होता है समझ गए आप? ठीक है, अब हम आपको अवकल गुणांक निकालना बता देते हैं। सीमा सिखाए थे पिछले टर्न पे, तो आप देखोगे कि जिस विधि से सीमा निकलती है ठीक उसी विधि से किसी फलन का अवकल गुणांक भी निकाला जाता है। तो देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास यही फलन ले लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, और हमसे कहा जाए कि भाई इस फलन का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अभी तक आप इसका डायरेक्ट फार्मूला याद किए होंगे कि साइन एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन ये अवकल गुणांक जिस विधि से निकाली जाती है उस विधि को बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन। जो फार्मूला आप डायरेक्ट याद किए हो उस फार्मूले का जो डेरिवेशन होता है, जो प्रूफ होता है, जिस विधि के द्वारा हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। तो देखिए इसके लिए करते क्या है, पहले हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर लें। यहाँ से आप देखें y इक्वल टू मेरे पास फलन है एफ एक्स, ठीक है। x के मान में हमने परिवर्तन किया डेल्टा x, तो y के मान में परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ से डेल्टा y का मान निकाल लो। तो डेल्टा y आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। y का मान ये रख दीजिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब हम लोग को रियल में निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो दोनों पक्षों में आप डेल्टा एक्स से भाग दे दीजिए। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू हो गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसके बाद क्या करिए, अब ये लिमिट ले लेनी है, तो अब दोनों साइड का लिमिट ले लीजिए। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन ये दे। अब ये डेल्टा डेल्टा लिखने में जो है बड़ा अटपटा सा लगता है, तो हम लोग करते क्या हैं कि ये जो डेल्टा x है इसको मान लेते हैं h, और जो डेल्टा y है इसको मान लेते हैं k। तो बस यहाँ पर लिमिट फिर ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो k बाई h इजकल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये तो आप देख ही रहे हो, इसी को हम लोग लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। ये हो गया। तो ये जो हमारा ये फार्मूला आप देख रहे हो इसी को बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, ठीक है। और इसी फार्मूले से आपका वो जो होता है कि अवकलनीयता की जांच करना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, और दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। दोनों इक्वल आ गया तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय है, और नहीं आया तो अवकलनीय। और इसे ग्राफ से भी पता चल जाता है, ग्राफ देख करके भी पता चल जाता है कि किस बिंदु पे फलन अवकलनीय है और किस बिंदु पर। देखिए जैसे अगर आपको मतलब हमारा फलन किसी बिंदु पर सडनली अपना जो है स्लोप, अपनी प्रवणता को बदल दे रहा है, मतलब पहले प्रवणता कुछ थी, एकाएक प्रवणता कुछ और हो गई, तो उस बिंदु पे फलन अवकलनीय नहीं होता है। जैसे याद करिए y इक्वल टू मॉड एक्स, तो y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ खींचोगे तो ऐसे आता है। अब ये वाला पॉइंट देख रहे हो, देखो यहाँ से ये हर पॉइंट पर देखिए इधर जो है जो इसका स्लोप है, जो प्रवणता है वो एक समान होगा, यहाँ तक वही होगा। लेकिन जैसे ही इधर मुड़े कि जो प्रवणता यहाँ पर +1 थी, इधर आते ही -1 हो गई, तो किस बिंदु पर हमारे फलन ने अपनी प्रवणता को एकाएक बदल दिया, 0 पर। तो x बराबर 0 पर हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो अवकलनीय नहीं है, बाकी हर बिंदु पर होगा। समझ में आई बात?
अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमको ये y इक्वल टू साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। तो ये फार्मूला हम लोग को यूज करना है, ध्यान से देखिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो देखिए ये एफ एक्स हो गया, मतलब एफ एक्स बराबर हो गया आपका साइन एक्स, ठीक। यहाँ एफ एक्स प्लस एच करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच, ठीक है। अब आप ये फार्मूला यूज करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच ना। अब इसमें मान रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच हो गया आपका साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। क्लियर हो रहा है। अब देखिए हम लोग इसमें ये जो लिमिट है ये रख कर देखते हैं। अगर हम इसमें h की जगह 0 रख दिए तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0 अपॉन 0 अपरिभाषित हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि इसको तब तक सरल करना है जब तक कि कोई एक निश्चित मान न मिल जाए। अब सरल करने में सबसे सीधे याद आ रहा है कि ये साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला यूज हो जाए। और साइन c माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए साइन c माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी एक्स प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 साइन c प्लस डी बाई 2 सॉरी cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2। क्लियर हो रहा है। और ये अपॉन एच तो है, इसको पहले ही लिख लो, इतना बड़ा है भाई, उतना बड़ा होल अपॉन लगाने से अच्छा है कि छोटे में ही लिख लो। अब आप ध्यान से देखिए कि अब h बराबर 0 रखने पर कौन कौन 0 हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। तो जो 0 नहीं हो रहा है उसकी लिमिट अलग कर लीजिए, और जो 0 हो रहे हैं उनकी लिमिट अलग कर लीजिए। लिमिट की प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि दो फलनों का गुणनफल का लिमिट लेना है तो दोनों के अलग अलग लिमिट का गुणनफल, दो फलनों के भागफल का लिमिट लेना है तो अंश का लिमिट अलग, हर का अलग। वो सब प्रॉपर्टी जो बताई जाती है उसको याद रखिए, उसको अप्लाई करिए। तो देखिए अगर हम h का मान यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा क्योंकि h है यहाँ ना, और ये भी 0 है, तो दोनों 0 वालों को एक साथ कर दिया जाए और इसको अलग कर लिया जाए। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन h बाई 2 आ रहा है ना। तो साइन वाला फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन x अपॉन x लाते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन h बाई 2 है ही है, ये h यहाँ आ ही जाएगा और ये जो 2 है इसको भी अपॉन में ला दो। तो देखिए ऐसे हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 होल अपॉन h बाई 2। क्यों भाई, यही ये 2 को अपॉन में ला दिया, h बाई 2 हो गया। अब देखिए इसका मान हो जाएगा 1 और इसमें h का मान 0 रख दीजिए, तो देखिए क्या आ जाता है, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 0 बाई 2, तो cos x हो गया और इसका मान 1 आ गया। और ये y क्या था जो आप निकाल लो, डी डी एक्स ऑफ y, y वही है ना साइन x। तो इस तरह से आपको ये मिल गया डी डी एक्स ऑफ साइन x इजकल टू, इस तरह से ये आ जाता है, ठीक। अब मान लीजिए हमको tan x का निकालना है, एक दो निकलवा दे रहे हैं, बाकी अपने प्रैक्टिस के लिए आप करिएगा, ठीक है। तो देखो किसी भी मेथड को आपको सिखाया जाता है तो उसको सही ढंग से समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो क्वेश्चन आपको बताया जाए उसको भी बिना देखे करिए और उसी टाइप के 2-4 और कर लीजिए, तब वो पूरा मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि रियल में ये क्या है और कैसे निकाला जाता है। अब मान लीजिए कि हमको इसका निकालना है, y इजकल टू 10x का निकालना है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एफ एक्स इजकल टू क्या हो गया, 10x हो गया।
आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एच इजकल टू 10x प्लस एच, ठीक है। फिर वही डी डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसमें रख दीजिए मान। कौन फोन किया है? तो इसमें देखिए एफ एक्स प्लस एच का मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो गया 10x प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान क्या हो गया? अपॉन एच। अब अगर हम इसमें h का मान 0 रख दें तो 10x माइनस 10x 0 अपॉन 0 अपरिभाषित। अब इसको कैसे हल किया जाए? तो देखिए साइन में और कॉस में तो फार्मूला हो जाता है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, 10c प्लस 10 वो कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। 10 में, सेक में, कोसेक में और कॉट में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। तो फिर जब इस तरह से आ जाए 10c माइनस 10d तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर यही सेक c माइनस सेक डी आ जाए तो सेक को पहले कॉस में बदलेंगे 1 अपॉन कॉस, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक। तो इन दोनों को क्या किया जाए? साइन और कॉस में बदल लिया जाए। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच। ये 10x प्लस एच को हम लोगों ने क्या लिख दिया? साइन x प्लस एच अपॉन माइनस साइन x अपॉन कॉस x। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ, तो ये हो गया साइन x प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच। अब देखिए फार्मूला क्या बना? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो साइन एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। ये देखिए एक्स एक्स कट गया। फिर वही काम करिए, h की जगह 0 रखिए, जो 0 नहीं हो रहा उसकी लिमिट अलग करिए, जो 0 हो रहा है उसकी लिमिट। तो देखिए ये साइन h है तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ करो और ये दोनों 0 नहीं होने वाला। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच, या ऐसे साइन h बाई एच ना, और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई कॉस x प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब इसका मान क्या हो गया? और ये 1 अपॉन, इसमें h 0 रख दो तो कॉस x इंटू कॉस एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इस तरह से देखिए डी डी एक्स ऑफ 10x क्या आ गया है? समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी फलन का अवकल गुणांक जो आप प्रूफ करते हो, जो निकालते हो, तो जिस विधि से आप निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना।
ठीक है। और अपने प्रैक्टिस के लिए आप जो है कॉट एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, कॉस एक्स का, ये सब निकाल कर देखिए, ठीक है। अब हम इसमें कुछ आपको जो जटिल टाइप के होते हैं, जो डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, कुछ उस टाइप का भी करा के दिखाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बंद करो, बोर्ड साफ बंद।